अगला सवाल प्रश्न नंबर 15 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब देखो लो भाई, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल स्ट्रेस length and spring constant k is fixed at the origin 0, 0. A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached to its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. एक बेसिकली ऐसे स्प्रिंग है जिसपे एक मास m और चार्ज q जोड़ दिया गया। अब हमने the entire system is kept on a smooth horizontal surface, कोई स्मूथ फ्रिक्शन का लफड़ा नहीं है। स्मूथ सुनते ही मस्त हो जाओ, एक चैप्टर गायब। कौन? फ्रिक्शन। When a dipole point P, okay, point P dipole pointing towards the charge Q is fixed at the origin. Origin पे रख दिया भाई इसको, ठीक है भाई P को। The spring gets stretched to a length L. क्या इस P की वजह से फोर्स होता है एक्सिस पे 2kp by r क्यूब? तो क्या फोर्स लगेगा 2kp q by r क्यूब? क्या इस फोर्स की वजह से थोड़ा एलोंगेशन होगा? हाँ, तो सिंगुलर लेंथ हो गई L and attains a new equilibrium position. अच्छा, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय डेल्टा एल, जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आई उससे हमने इसको स्लाइटली डेल्टा एल हिलाया। ओके, अगर स्लाइटली डेल्टा एल हिलाया तो बताओ, स्लाइटली डेल्टा एल हिलाया तो बताओ क्या टाइम ऑफ ऑसिलेशन होगा। प्रोसीजर बिल्कुल एसएचएम का है। एसएचएम जब पढ़ाया जाता है तो प्रोसीजर लिखाया जाता है कि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लो। क्या प्रोसीजर लिखाते हैं बिल्कुल ध्यान समझो। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, क्योंकि एसएचएम का सवाल है। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स का रिलेशन लिखो, फिर वहां से उसको थोड़ा सा एक्स हिलाओ, फिर वापस फोर्स लिखो। उस फोर्स में इक्विलिब्रियम रिलेशंस को यूज कर उसको F बराबर माइनस के एक्स की फॉर्मेट में लाने का प्रयास करो और फिर T बराबर 2 अंडर रूट m बाई के से टाइम पीरियड लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर माइनस के एक्स में ये के स्प्रिंग कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एसएचएम कांस्टेंट है। और x नेचुरल लेंथ से नहीं, कहां से दूरी होती है? मीन पोजीशन से। आपको ढंग से पढ़ाया जाता है बिल्कुल अच्छे से, ये वही है। अच्छा सर, बढ़िया चल रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स 0,0 ये अपना ऐसे, ठीक भाई। ये चार्ज Q, ओके। अब क्या करें? ध्यान से सुनो, P और Q, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। अपन ने इसको L लेंथ पे पहले रखा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले वो इक्विलिब्रियम रिलेशन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम रिलेशन लिखेंगे। देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम रिलेशन कैसे लिखेंगे? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, पूरा ध्यान देखो। इक्विलिब्रियम रिलेशन ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना अच्छे से। ये 2kp बाई आल क्यूब इक्वल टू KL, ठीक है। KL कौन सा फोर्स? स्प्रिंग का फोर्स। अब ऐसा समझ लो कि अपन ने नेचुरल लेंथ कमी मान रखी थी बिल्कुल, और L को एलोंगेशन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, क्योंकि कट जाता है अगर मान भी लोगे तो भी। तो kp क्यूब बाई L क्यूब इक्वल टू KL। क्या ये इक्विलिब्रियम रिलेशन है? अरे कौन सा रिलेशन है? इक्विलिब्रियम रिलेशन है। ओके, ठीक है सर, ये इक्विलिब्रियम रिलेशन है। अब क्या करें? अब ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम रिलेशन आ गया। अब अपन इसको x हिला लें, ऐसे। अगर x हिला लें तो क्या इस डाइपोल की वजह से फोर्स इस पे राइट की तरफ लगेगा? कितना? kpq बाई 2kpq बाई r क्यूब। r क्यूब में L प्लस एक्स आ जाएगा। और पीछे की तरफ क्या लगेगा? पीछे की तरफ फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, जो होगा, पहले से एलोंगेशन था L, अब x और हो गया। तो देखो नेट फोर्स क्या बचा, बोलो समझ आया क्या? 2kpq बाई L प्लस एक्स का क्यूब माइनस के L प्लस एक्स, बिल्कुल सही। अब देखो, इस वाली इक्वेशन में से 2kpq बाई L क्यूब कॉमन ले लो, ये ले लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस एक्स बाई L की पावर -3। बाइनोमियल लगानी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2kpq बाई L क्यूब को पीछे से क्या रख दो? ये यहां से KL रख दिया। KL -3 को बाइनोमियली अंदर ले आओ। क्या 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस nx अप्रोक्सीमेटली इफ x बाई L इज वेरी स्मॉल। हाँ, तो -3 को अंदर ले आए बाइनोमियली, ये बाइनोमियली करा, बाइनोमियल एक्सपेंशन।
ओके तो KL 1 माइनस 3x बाई एल माइनस KL माइनस KX। ध्यान से देख, तो KL ने KL को मार दिया माइनस 4KX। तो क्या K इफेक्टिव जो SHM के लिए आया वो आया 4K। तो क्या टाइम पीरियड हुआ 2 पाई अंडर रूट m बाई 4K। तो पाई बाई अंडर रूट m बाई K। कैसे 4 बाहर चला गया तो 2 ने 2 को मार दिया। फ्रीक्वेंसी हुई 1 बाई पाई अंडर रूट K बाई m। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू आई पाई, दैट इज 3.14। That is 3.14. That is 3.14. क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे हां ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। अरे पक्का? अरे सोच लो। चलो भाई अब और देखते हैं कौन सा आंसर आ गया। 3.14। 3.14। आओ देखो जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ओके आओ। कंसिडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज द कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1। थोड़ा सा एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का सवाल है, आसान है, बहुत टफ नहीं है। देखो ध्यान से। Consider 1 mole of helium gas enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to volume 4V1. अच्छा, पहला isothermally expand होती है 4V1 तक। कहां तक? 4V1 तक। After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1. पहले isothermally, फिर adiabatically। तो V1 से 4V1, 4V1 से 32V1। पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबेटिक। सबके वर्णन हमें याद है, एडियाबेटिक का P1 V1 बाई माइनस P2 अपॉन गामा माइनस 1, यस और नो। ऐसे ही अपने को वर्णन पता है किसका? आइसोथर्मल का nRT ln V2 बाई V1। ओके तो वर्णन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर W आइसो W एडियाबेटिक। और उन दोनों का आपसे पूछा है रेशो FLN2 और FKLU बतानी। सवाल ये नॉर्मल है, एनिमेशन समझ लो थोड़ा बहुत। देखो पहले हीट करा आइसोथर्मली, जो भी अपने को करना था अपन आइसोथर्मली कुछ करा, और P1 V1 से इसकी जो वॉल्यूम हो गई हीलियम की वो हो गई 4V1। आइसोथर्मली था इसलिए T सेम रखा। फिर एडियाबेटिकली 32V1 T डैश हो गया और टेम्परेचर चेंज हो गया। बोलो क्लियर? अगर अपन इसको ऐसे देखें तो P1 V1 T, ध्यान से देखो P1 V1 T ये 4V1 T, और ये यहां पे प्रेशर चेंज होगा पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए लिख रहे हैं। और ये 32V1 T डैश, यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर सेम रहा क्योंकि आइसोथर्मल था। बोलो क्लियर है? और यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर चेंज हुआ क्योंकि ये है। क्या आपको एडियाबेटिक के लिए क्या आपको PV बराबर गामा पता है? हाँ। तो क्या T और V में रिलेशन भी पता है? हाँ, उसको यूज लेंगे। चलो भाई देखो ये अपनी एक डायग्राम हो गया फील के लिए। चलो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ध्यान से समझो, टीवी की पावर गामा माइनस 1, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ ये रिलेशन क्या पीवी की पावर गामा से अपन निकाल लेते हैं। देखो और गामा 5/3 क्यों भाई? गामा कैसी गैस है? कैसी गैस है? अपनी हीलियम गैस है। अच्छा भाई हीलियम गैस है 2He4 तो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है तो भाई दोनों का Cp/Cv याद है कि भूल गया, 5r/2 3r/2 तो 5/3। ओके अब टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वेशन लगाई यहां से लेकर यहां तक, टीवी की पावर गामा तो अपन रिलेशन निकाल लिया। देखो भाई कैसे, ध्यान से समझो कि यहां से लेकर यहां तक का प्रेशर, सॉरी यहां से लेकर यहां तक का तो टेम्परेचर सेम है पर यहां से यहां तक का टेम्परेचर T डैश निकाल लेते हैं। लो भाई T डैश इज क्या लिखेंगे अपन? अगर यहां पे सोचे अपन तो लिखेंगे T V1 4V1 की पावर गामा माइनस 1 मतलब 5/3 माइनस 1 इक्वल टू T डैश 32V1 5/3 माइनस 1। तो 4V1 बाई 32V1 5/3 माइनस 1। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ 4/32 5/3 माइनस 1 इज व्हाट? 2/3 2/3। ओके तो T डैश की वैल्यू ध्यान से देखो, T 4V1 बाई 32V1 इसको अपन मार दें तो 4 8 जा, तो V1 ने V1 को भी मार दिया तो ये बेसिकली T/8 की पावर 2/3। हाँ T/2 की पावर 8 की पावर 2/3। क्या 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब? तो 2/3 का 3 कट जाएगा और आ जाएगा आंसर। देखो हाँ क्या T/4 है? यस। तो T डैश की वैल्यू कितनी आ गई? T/4।
4। अरे क्या आ गई? T/4। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो, बस अब तो दोनों में वर्क डन लिखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसका वर्क डन क्या होता है? लो भाई, इसका वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा माइनस 1। P1 V1 को क्या लिख सकते हैं? NR T1 माइनस NR T2। ठीक है, NR दोनों में सेम है, क्लियर है, तो T1 माइनस T2 आएगा। और T1 कितना था अपना? T, और वो T2 क्या था? T/4। तो देखो भाई, T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 NR T माइनस T/4। बोलो क्लियर है एकदम? T से T/4 पे गए ना अपन, अभी निकाला अपन ने 5/3 माइनस 1, बिल्कुल समझ में आ रहा है। T माइनस T/4 कितना हो गया? 3T/4। ठीक भाई, तो अपन ने लिख लिया 3T/4, ये कितना हो गया? 2/3, तो 3T/4 अपना आंसर आ गया 3/2। ये कहां से है? 3/2 यहां से आया ये। बोलो क्लियर है? 5/3 माइनस 1 तो 2/3, तो 3 ऊपर चला गया तो 3/2 NR, ये वाली टर्म बन गई, ये वाली। और T माइनस T/4 कितना बन गया? 3T/4। बोलो क्लियर है? तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 3/2 NR, ये हो गया 9/8 NRT। बोलो क्लियर? यस, बिल्कुल 9/8 NRT। बोलो क्लियर है क्या? ये एडियाबेटिक का वर्कडन आ गया। ऐसे ही आइसोथर्मल का क्या होता है? NRT ln V2/V1, V2 पे डायरेक्ट दे रखा है, 4V1 है, तो आंसर ln2 की टर्म्स में आपको नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, NRT ln V2/V1, तो देखो NRT T दोनों जगह सेम बन जाएगा तो कटेगा, इसलिए लिया गया है। V2 कितना? 4V2 सॉरी, V2 इज 4V1, तो रख दो 4V1, तो ln2, तो देखो 2NR2 T ln2, 2NR T ln2। ओके, इसीलिए तो वो जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या मतलब, जो आपको पूछा हुआ है वो ln2 की टर्म्स में है। बोलो है कि नहीं है? है। तो W आइसोथर्मल इज 2NRT ln2। बिल्कुल सही सर। अब दोनों को क्या करना है? डिवाइड 9/8 NRT। उसने जो रेशो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, W आइसोथर्मल इज 2NRT, NRT ने NRT को एक दूसरे को मार दिया। ln2 अपने को दे रखा है, ऊपर चला गया तो 16/9, 16/9, तो आंसर हो गया 16/9, 16/9। बोलो क्लियर है क्या? आ जाओ, आंसर आया 1.77। 16/9 इज अप्रोक्सीमेटली 1.77। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, 16/9 तो डिवाइड कर सकते हो ना, या ये भी करके बताऊं? 9 1 जा 9, हाँ 9 2 जा 18, तो ना 1 पे रुके कि नहीं रुके? अरे सोच लो, अरे पक्का। चलो भाई, अच्छा भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या करें? ये अपना आंसर, अब क्या करें? क्या आंसर आ गया? मस्त, 1.77, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, आगे चलते हैं, आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न कौन सा? 17वां 17 क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब a stationary tuning fork is in resonance with an air column in a pipe. If the tuning fork is moved with a speed of 2 meter per second in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of sound in air is itna, the smallest value of the percentage change required in the length of the pipe is. सवाल को समझे। रेजोनेंस ट्यूब देखिए, उसके ऊपर अपने से करते थे ना टन, तो वो रेजोनेट करता था। हाँ, अच्छा ध्यान से देखो, उसने ट्यूनिंग फॉर्क, उसने एक रेजोनेंस कॉलम में, एयर कॉलम में ट्यूनिंग फॉर्क को चलाया और वो टन करा। याद करो, ट्यूनिंग फॉर्क जब ऐसे होते थे, ये ऐसे, तो याद करो ऐसे बना करता था, याद है? V/4L फ्रीक्वेंसी आती थी, V/4L। हाँ, अब हम क्या करेंगे? ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे समझो कि इन फ्रंट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड पैरेलल टू इट, moved with the speed of in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed. अब देखो समझे अच्छे से कि जब आपका ये जब नॉर्मल था तो अपन ने कर ही लिया, अपन ने क्या करा? इसको टन करके ऐसे ऊपर से नीचे लाया, ऐसे समझो आप। ठीक, जब आप ऊपर से नीचे लाया पे समझो, पैरेलल टू दिस। उसने क्या बोला? इफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूव्ड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इन फ्रंट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड पैरेलल टू इट, द लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी चेंज्ड। अब क्योंकि ये मूव करने लगा 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट से ये सोर्स बन गया? कौन? ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क अगर सोर्स बन गया तो क्या वो सोर्स बनने पर बीट्स देने लगा? मतलब डॉपलर इफेक्ट आ गया, सॉरी बीट्स क्या, डॉपलर इफेक्ट आ गया। डॉपलर इफेक्ट आने पे याद करो फॉर्मूला जो होते हैं, V मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू V प्लस माइनस V नॉट अपॉन V प्लस माइनस प्लस V ऑफ सोर्स। हाँ, ये सोर्स है जो मूव कर रहा है, ऐसा समझो आप। ओके, तो लेंथ अलग आएगी क्योंकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द ट्यूब चेंज हो जाएगी। ओके, ये करना है।
अब देखो समझो, तो ऐसे अपनी सिचुएशन है, ये अपन ने करा, अपन ने 2 मीटर पर सेकंड से उसको चलाया, ठीक भाई, तो डेल्टा एल लेंथ और चेंज करनी पड़ी, डेल्टा एल लेंथ और चेंज करनी पड़ी, ठीक। अच्छा भाई, कंफ्यूज मत हो ना डायरेक्शन से, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपन इसको। चलो अब NV/4L, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है रेजोनेंस पाइप के लिए वो क्या होता है, NV/4L, अपन तो बेसिकली लेते हैं V/4L, ठीक, बेसिक वाला एकदम। तो फॉर इनिशियल लेंथ L1 फॉर F1 N = 1, तो V/4L, तो इनिशियल लेंथ आ गई V/4L1। अपरेंट फ्रीक्वेंसी जब F थी, जब ये चल नहीं रहा था, जब ये चलने लगा, तो क्या फ्रीक्वेंसी इसके लिए कोई F2 हो गई? क्या ये F2 का रिलेशन F1 से निकाला जा सकता है? हां, डॉपलर इफेक्ट से। क्या डॉपलर इफेक्ट में सोर्स चल रहा है? हां। ऑब्जर्व तो रेजोनेंस ट्यूब है, हां। तो क्या सोर्स अपना पास आ रहा है? हां। तो क्या अपनी कहानी में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि नीचे वाले सोर्स में माइनस आएगा। देखो ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट, ये समझो अच्छे से। 320 - 2, ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स चल रहा है। मान लेते हैं पास आ रहा है, पास अगर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो नीचे माइनस आएगा। तो F2 की वैल्यू आ गई है 320/320 - 2, यानी कि 320/318 F1। ये नई फ्रीक्वेंसी लगी किसको? अब जो अपन अपरेंट अपना रेजोनेंस ट्यूब है, अब जो रेजोनेंस ट्यूब है उसको ध्यान से समझो। अब जो रेजोनेंस ट्यूब है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ नहीं आएगी, दैट इज V/4L2। तो F2 = V/4L2, और L2 - L1 का डिफरेंस हमें चाहिए होगा। तो देखो भाई, आगे यही कराए, देखो V/4L2 F2 कैसे लिखेंगे? 320/318 इंटू V/4L1। V/4L1 क्या है? F1। तो F2 की वैल्यू लिखी 3/20, 318 इंटू F1, ये F1 को लिख दिया V/4L2 4L1, तो V/4L2, तो V/4 ने V/4 को मार दिया, तो क्या L2 L1 की टर्म्स में आ गया? तो क्या L2 और L1 का रेशो 318/320 आ गया? हमें चाहिए परसेंटेज एरर कि कितना लेंथ में चेंज आया, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100। हां, तो L2 - L1 अपॉन L1 इंटू 100। देखो भाई, अरे आजा भाई, परसेंटेज चेंज डेल्टा L/L इंटू 100%, तो L1 - L2/L1 इंटू 100%। अच्छा, L1 1 - L2/L1 ये रहा। क्या L2/L1 पीछे निकाल लिया? कितना? 318/320, तो लिख दिया 318/320, तो आया 320 - 318, अगेन 2/3/20 इंटू 100, तो 200/320, 0 ने 0 को मार दिया। अगर अपन 4 से मार लें तो ये कितना हो गया? 4 5 जा, ये 8, तो 5/8%, तो 0.62। 0.62। क्या कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं 5/8 नहीं निकाल पाओ, तो 0.62%। सो 0.62% इज द करेक्ट आंसर। 0.62% इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई, अच्छा भाई देखो भाई, और देखो ये 0.62 आंसर आ गया, खत्म। परसेंटेज में पूछा क्यों? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 1 जेईई एडवांस, क्वेश्चन नंबर 18 तक, 18वां सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब A circular disk of radius r carries surface charge energy sigma r equal to sigma naught 1 minus। अच्छा, सर्कुलर डिस्क है, कैरी सरफेस चार्ज एनर्जी सिग्मा, यानी कि सिग्मा कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है और आर के साथ वेरी कर रहा है, जिसका रिलेशन ये है। वेरिएबल सवाल कराए जाते हैं, वही आया है। देखो, where sigma naught is a constant, r is the distance from the center of the disk, electric flux through a large spherical surface that encloses the charge disk completely is phi naught। फ्लक्स क्या होता है? Q by एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरी ही रिंग को, पूरी ही डिस्क को, जो डिस्क है जिसमें चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, पर क्या वो वेरी कर रहा है आर के साथ? हां। पर क्या पूरा का पूरे चार्ज को अगर बड़े गोले में रख दो तो क्या टोटल फ्लक्स होता है? Q by एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4। ओके। एंड कॉन्सेंट्रिक विद द डिस्क इज फाई, तो फाई नॉट बाय फाई का रेशो। ओके, तो बेसिकली फ्लक्स का सवाल है, कैलकुलेशन सवाल है, क्लासेस में कराए जाते हैं ऐसे सवाल। चलो अब देखो, ये डिस्क है, पहले अपन समझे आर रेडियस। अगर अपन
ऐसा क्यों करो, अभी तुम्हें पीछे वापस ले जाऊंगा। पहले अपन किसी भी r दूरी की रेडियस में कितना चार्ज होता है वो निकालते हैं। अगर चार्ज कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं सिग्मा पाई r स्क्वायर, पर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो पहले चार्ज लिखना सीखें। चार्ज लिखें किसी भी r दूरी पर कितना चार्ज होगा, तरीका वो इंटीग्रेशन करने का। r पे जाके dr का स्ट्रिप ले लो, इस स्ट्रिप में छोटा सा dq चार्ज कितना होगा, सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ r इनटू एरिया ऑफ दिस डिस्क। डिस्क क्या रिंग, ये छोटी सी रिंग जो मानी गई है, 2 पाई r dr स्टैंडर्ड प्रोसीजर, 2 पाई r dr। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट वही करा हुआ है, देखो भाई अपन ने ऐसे मान लिया। चलो भाई, ये तो अपने को ये बताया गया कि जो उसने पूछा है, पहले प्रोसीजर समझ में आया पीछे वाला, ठीक। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, जहां तक भी निकाला, अभी आगे करूंगा। अब उसने पूछा क्या क्या मैं आपको बताता हूं। इस डिस्क को एक बार इतने बड़े खोले में रख दिया, खोला मतलब इतने बड़े स्फीयर में रख दिया कि पूरा अंदर समा गया, तो बेसिकली अपने को पूरा ही चार्ज चाहिए होगा। ये पहली सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में हमने इसको ऐसा गोलक इमेजिनरी सरफेस मानी जिसका रेडियस r by 4 है, बोलो क्लियर, ये फाई नॉट दे रखा है। ऐसे दूसरी सिचुएशन माने तो ये छोटा सा गोला देखो, ये r by 4 का, इसमें पूरा चार्ज आएगा, ये सिर्फ r by 4 तक के रेडियस तक का आएगा। तो पहले वाले में पूरा चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरे वाले में r by 4 तक का चार्ज आएगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स क्या होता है, q in by एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं। तो पहला जब सबसे बड़ा लिया था उसमें तो पूरा चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले में सिर्फ r by 4 का आएगा। मतलब क्यों ना मैं किसी भी r दूरी तक का चार्ज निकाल लूं, तो फिर एक बार पूरा निकाल लूंगा, एक बार r by 4 का निकाल लूंगा, वही अपन करेंगे। देखो भाई, इसे फाई बोला गया है, ये दोनों सिचुएशन अपनी है। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट ऑफ रिंग इज r फ्रॉम किसी भी जनरल दूरी पे r पे बता रहा हूं मैं, या आपकी डिस्क अगर है तो किसी भी जनरल दूरी पे r पे जाके dr की अपन स्ट्रिप ली, तो अपना जो छोटा सा dq चार्ज हुआ वो ये हुआ, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। क्या ये कहानी समझ आई है? और लिमिट लगा लो 0 से लेकर कोई भी छोटे r तक की, तो जनरल इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। सिग्मा के लिए कितनी दे रखी है, सिग्मा नॉट 1 माइनस r by r, ये देखो, तो ये q इन एप्सिलॉन, ये तो अपने समझ में आ रहा है, तो q इन एप्सिलॉन r by 4, ठीक है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन, ये तो मैं बोल चुका हूं, 0 टू r सिग्मा नॉट 1 माइनस r by r इंटू 2 पाई r। ध्यान से देखो, तो देखो 1 के अंदर 2 पाई r को ले जाओगे तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे r का, एक बार करोगे r स्क्वायर का। देखो भाई, तो एक बार 2 पाई सिग्मा नॉट, ये पहली टर्म 2 पाई सिग्मा नॉट लिमिट 0 टू r r dr, 2 पाई सिग्मा नॉट बाई r 0 टू r r स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा r स्क्वायर बाई 2, इसका आएगा r क्यूब बाई 3। लो भाई लिख दी, तो ये आ गया, क्या जनरल टर्म आ गई। ये कौन सी टर्म आ गई, जनरल टर्म, 2 बाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 2 माइनस r क्यूब बाई 3r, r क्यूब बाई 3r। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो भाई, ठीक भाई, अच्छा भाई, हो गया हो गया हो गया। अब क्या करें, 2 पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 2 माइनस r क्यूब बाई 3r, ठीक है, हो गया क्लियर है एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, आगे चलते हैं। बस अब एक बार पूरा निकालना है, एक बार r by 4 तक निकालना है, करना यही है। फाई नॉट की वैल्यू के लिए लिमिट, ये छोटा r की वैल्यू हो जाएगी बड़ा R, और फाई की वैल्यू के लिए छोटे r की वैल्यू हो जाएगी r by 4। अब सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करके बताता हूं, देखो मतलब अभी आ जाएगा सामने। देखो फाई नॉट के लिए r बराबर r, तो इसकी वैल्यू 2 पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 2 r क्यूब बाई 3r, r ने r को मार दिया तो r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 3, एलसीएम आ गया 6, तो r क्यूब बाई सॉरी r स्क्वायर बाई 6, तो आ जाएगा पाई सिग्मा नॉट बाई 3 यहां पे, ठीक है। पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 3, ये अपना आ गया ये वाला, ठीक है। तो पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 3। दूसरे वाले केस में क्या लिमिट r हो जाएगा r बाई 4 तक, हाँ, तो r बाई 4 रख दो, तो 2 पाई एप्सिलॉन 2 पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर r की पावर 4, ये r क्यूब बाई 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई, एक r तो r कट ही जाएगा, ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 4 4 जा 16, 62 जा 32। बोलो क्लियर है, तो आ जाएगा r स्क्वायर बाई 32, ये आ जाएगा r क्यूब बाई 4, तो r क्यूब 4 बाई 4 का मतलब 64, 64 इंटू 3, तो 192, तो r स्क्वायर बाई 192, और इधर आया r स्क्वायर बाई 32। अब सॉल्व कर लेते हैं उसको, बोलो क्लियर है, वही जो अपन ने लिखा, ठीक है ना, 192 हुआ ना, हाँ ठीक है, तो 192, तो इधर एलसीएम ले लिया, 192 एलसीएम में आ गया, बोलो क्लियर है, हाँ भाई चलो भाई ठीक, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 6 माइनस 1, ये वो जो भी अपने को करना था, बोलो क्लियर है। 1 माइनस 6 माइनस 1 बाई 192, अपन ने रेशो ले लिया 5 बाई 192, अब 192 को नीचे मार लो, तो ये कितना हो गया 96 लिख दो, तो जो भी अपना आया, तो फाई नॉट बाई 5 की वैल्यू अपनी आई 192 बाई 6 बाई 5, दैट इज 6.4, दैट इज 6.4।
4